तो एक बार फिर मैं रवि आप सभी का असाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से ही कुछ जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था, उसके अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर थे उसमें हमने 5 क्वेश्चन करे हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर हम कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है आज के लिए कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं। परिवहन, इससे पहले वीडियो में हमने एक प्रश्न देखा था कि मनुष्य के शरीर में जो CO2 और हमारी ऑक्सीजन होती है वो किस प्रकार परिवहन करती है। तो ये भी लगभग उसी से जुड़ी चीज़ें हैं। इसमें पूछा कि इस परिवहन में कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं और उनके कार्य क्या हैं, ये आपको इसके अंदर बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि मानव के वहन तंत्र या परिवहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा हृदय, मतलब हमारा हार्ट। इसका मुख्य कार्य रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग की कोशिकाओं में वितरित करना है तथा वहां से एकत्रित रुधिर को ग्रहण करना है। यदि आप देखें तो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, मतलब हमारे रुधिर को कोशिकाओं के अलग अलग भागों तक उसको पहुंचा देता है, और उसके बाद जब ब्लड हमारा दोबारा फिर वापस आता है, ये उस अनप्योर ब्लड को अपने पास मतलब इकट्ठा कर लेता है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल होता है हमारे हार्ट का, जो हमारे इस परिवहन तंत्र में एक घटक के रूप में काम करता है। वहीं रुधिर वाहिनियां है ना, नंबर 2 पर आएगी हमारी रुधिर वाहिनियां, जो हमारे परिवहन तंत्र का एक मुख्य घटक है। शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का आवागमन वाहिनियों द्वारा ही होता है, जिन्हें संचार वाहिनियां कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं। आप जिनको नस बोलते हैं ना, नसें बोलते हैं आप अपने शरीर में साधारण सी भाषा में, उन्हीं को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर A है हमारा धमनियां। धमनियां क्या होती है कि इस प्रकार की रुधिर वाहिनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है ना। धमनियां उनको बोलते हैं कि जब आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हृदय होता है, जब वो पंप करता है तो जितना भी ब्लड होता है तो ये उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेकर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम धमनियां। वहीं नंबर 2 पर है हमारी शिराएं। शिराएं क्या होती है वो भी देख लीजिए कि इस प्रकार की रुधिर वाहिनियां वे होती हैं जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके हृदय तक वापस लेकर आती है ना। ये एकदम धमनियों का उल्टा काम करती है कि जो धमनियां होती है वो तो हमारे ब्लड को हमारी कोशिकाओं तक लेकर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो ये शिराएं होती हैं ये उसी ब्लड को वापस हमारे हार्ट तक लेकर आती हैं। मतलब ये एकदम इनका दोनों का चक्र एक दूसरे के अपोजिट चलता रहता है। तो इसमें ये अंतर है, मतलब हमारी जो ये वाहिनियां होती हैं ये भी हमारे परिवहन तंत्र का एक मुख्य घटक है, जिसमें धमनियां और शिराएं पाई जाती हैं। वही अगला रुधिर, मतलब ब्लड है ना। रुधिर एक लाल रंग का संयोजी ऊतक है जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। रुधिर भी इसी परिवहन तंत्र का एक मुख्य घटक है और इसके भी अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे यह भोजन तथा जल वायु को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक वितरित करता है ना। जो भी हमारी कोशिकाओं तक भोजन पहुंचता है, जल पहुंचता है, या ऑक्सीजन या वायु जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, यही रुधिर ही उसको अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। वही अगला, यह शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में मेटाबॉलिक क्रिया, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। कि जब कोशिका के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है ना, जब हम CO2 लेते हैं और जब हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो जहाँ इन चीज़ों का एक्सचेंज होता है तो CO2 को ये हमारे फेफड़ों तक लेकर आता है और वो फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इन हानिकारक पदार्थों को लाने का काम भी हमारे ब्लड का ही या हमारे रुधिर का ही होता है। वहीं यह शरीर के ताप कर्म को भी सभी अंगों में समान बनाए रखता है। कि जो हमारे शरीर का ताप है ना, आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर का ताप है वो कितना होता है, लगभग 98 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो ये हमारे पूरे शरीर के तापमान को भी बनाने में मदद करता है। वहीं यह शरीर में वायुवीय दाब को बाह्य दाब के समान ही बनाए रखता है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा, तो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के अंदर एक दाब होता है ना, और वो दाब जो हमारे शरीर के बाहर हमारे ऊपर दाब लग रहा है उसी दाब के बराबर होता है ना।
तो शरीर में एक निश्चित दाब को बनाए रखने में भी ये जो ब्लड होता है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें आगे आखिरी है कि यह शरीर के भागों में घाव हो जाने पर उसे भरने तथा रुधिर को शरीर से बाहर निकलने से भी रोकता है ना। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि जो कभी कभी चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद आपकी उसी चोट पर एक पपड़ी सी आ जाती है और कुछ टाइम के बाद आपका जो घाव होता है, चोट होती है, वो ठीक हो जाती है। तो इस चोट को ठीक करने में भी ब्लड हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 3 चीज़ें आप देख सकते हैं। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए, और आप इनको अगर पूरे एक क्वेश्चन में इन सबको पूछा जाए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि जो हमारे परिवहन तंत्र होता है उसके कौन कौन से घटक होते हैं, है ना। नंबर 1 हमारा हार्ट, नंबर 2 हमारी रुधिर वाहिकाएं, और नंबर 3 हमारा रुधिर। तो ये ही पूरा सिस्टम एक बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। बच्चों, आपको पता होगा कि जो स्तनधारी होते हैं, है ना, जिनको मैमल्स बोलते हैं, या जो पक्षी वगैरह होते हैं, या हम अगर इंसान की बात करें तो उसके शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, मतलब रुधिर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजनित रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और दूसरा होता है विऑक्सीजनित रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। तो इनको अलग करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए ही आपसे प्रश्न पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित युक्त तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग बनाए रखना आवश्यक है। इसका मूल कारण यह है कि इन जीवधारियों में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि रुधिर उतनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। यदि आप देखें तो जो भी जीवधारी या जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन की एक लिमिटेड मात्रा की आवश्यकता होती है, और ब्लड में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि वो उस पूरी मात्रा को पूरा कर पाए। तो दोनों प्रकार के रुधिर के मिलने पर तो ऑक्सीजन की पूर्ति में और भी अधिक कमी हो जाएगी। यदि क्या हो कि बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर और ऑक्सीजन वाला रुधिर आपस में मिल जाए तो जो ऑक्सीजन का लेवल होगा हमारे ब्लड के अंदर वो और भी कम हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों रुधिर को अलग अलग रखना शरीर के लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है ना। इससे पहले भी हम लार के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे लास्ट वाली वीडियो में, और इसी में भी आपसे कुछ मिला जुला क्वेश्चन ऐसे इन्होंने पूछ लिया कि भोजन के पाचन में जो हमारी लार होती है उसकी क्या भूमिका होती है। चलिए देख लेते हैं कि मानव की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, मनुष्य के जो मुंह होता है, उसमें जो लार जहाँ पर बनती है उनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है टोटल, है ना, जिससे लार बनती है। लार भोजन के साथ मिलकर जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शुगर में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे ये सरलता से अन्य एंजाइम को क्रियाशील कर देती है। मतलब कि जैसे ही हमारा भोजन हमारे मुंह में जाएगा तो जो हमारी लार होगी वो उस भोजन से चिपक जाएगी, और इस भोजन को कार्बोहाइड्रेट से बदलकर इसको किस में बदल देगी, माल्टोज। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी ऊर्जा स्टोर होती है वो ग्लूकोज के रूप में ही होती है, और माल्टोज भी उसका एक रूप है ना। और इससे क्या होता है, फिर जो पचाने में जो हमारे एंजाइम काम करते हैं ये इसी वजह से ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, जो हमारी लार है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, अगर क्या हो कि उनकी संख्या या उनका जो नंबर है वो शरीर में कम हो जाए तो उसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये प्रश्न पूछा है। चलिए, हमारे शरीर में रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता या अनीमिया का रोग हो जाता है ना। यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो इसके द्वारा जो रोग होता है उसको बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, इस रोग में ऑक्सीजन के अवशोषण की कमी से शरीर के विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का वितरण नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति को शीघ्रता से लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं तथा उसे थकान हो जाती है और वह कमजोर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अनीमिया हो जाए तो उसको सांस लेने की समस्या भी हो जाती है। इसमें व्यक्ति तेजी से सांस तो लेता है लेकिन उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, है ना, जिससे क्या होता है कि शरीर जल्दी थक जाता है और व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में की कमी से हमारे शरीर पे ये परिणाम हो सकते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है ना। जाइलम और फ्लोएम आपने
जाइलम और फ्लोएम आपको पता होगा कि हमने जब पेड़ों के बारे में हम आपको कुछ चीज़ें पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने आपको बताया था। तो इनके अंदर जो वहन होता है उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम के कौन कौन से खास गुण होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि इन वाहिनियों में जल तथा खनिज पदार्थों का वहन होता है। कि जो जाइलम होता है इसके द्वारा ही पेड़ों के अंदर जल और जो खनिज पदार्थ हमारी भूमि में होते हैं वो सारी चीजें इसी के माध्यम से पूरे पेड़ के अंदर पहुंचती हैं। ये कच्चे पदार्थ कहलाते हैं, है ना। इनको कच्चा पदार्थ भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई चीजें तैयार नहीं होती, इनका काम सिर्फ इसको ट्रांसपोर्ट करने का होता है, किसको, जल को और खनिज पदार्थों को। वही नंबर 3 पर, ये पादप शरीर में ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करते हैं। यदि किसी पेड़ को चोट लग जाए, है ना, और अगर उसको अपने घाव भरने हैं या अपनी स्थिति को दोबारा फिर एक जैसे करना है तो ये उसमें मदद करते हैं, है ना। जाइलम ही उसकी मदद करता है ताकि पेड़ का जो नुकसान हुआ है, उसको चोट लगी है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। नंबर 4, ये पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर सभी भागों में पहुंचते हैं। मतलब कि जो चीज़ें मिट्टी में होती हैं, जल होता है, खनिज होते हैं, ये उनको नीचे की तरफ से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। मतलब इनका लगातार नीचे से ऊपर की ओर परिवहन होता रहता है, ये भी इनका एक खास गुण है। वहीं ये भूमि में संचित होते हैं, इनका निर्माण नहीं होता। ये जो हमारे जाइलम होते हैं ये भूमि से ही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं और ये अलग से नहीं बनते हैं, वहीं से ही इनकी बनने की प्रक्रिया पूरी होती है और अलग से इनका निर्माण नहीं होता और ये भूमि में ही पाए जाते हैं। तो ये जाइलम के गुण हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम के हमारे कौन कौन से गुण हैं, है ना। तो फ्लोएम के भी ऐसे 4-5 गुण हम देख सकते हैं कि इन वाहिनियों में अंतिम उत्पाद का वहन होता है ना। गलती से 2 बार वहन लिखा गया, आप इसको एक बार काट दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जाइलम होता है वो तो केवल पानी और खनिज लेकर जाता है, लेकिन जो हमारा फ्लोएम होता है कि जब पेड़ पौधों की पत्तियों में उत्पाद बन जाता है तो यही वो क्या करता है, उस उत्पाद को अलग अलग हिस्सों तक लेकर जाता है ना। आप देखे होंगे पेड़ों की पत्तियां पेड़ों के ऊपर होती है ना, जबकि जो जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो उन पत्तियों में जब खाना बन जाएगा तो यही वो फ्लोएम होगा जो उस खाने को अब पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेन काम पहले ये होता है। दूसरा, ये तैयार उत्पादित पदार्थ कहलाते हैं, है ना। तैयार इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तैयार जो हमारा भोजन होता है या कोई भी चीज़ होती है पेड़ के अंदर उसको ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तीसरा, ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर या तो तुरंत या ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर भविष्य हेतु संचित कर लिए जाते हैं। बच्चों, जो हमारा ये फ्लोएम होता है ना, ये क्या होता है कि ये शरीर के जो पेड़ होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है उसके, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है ये उस चीज़ में बदल जाता है या फिर भविष्य के लिए भी ये ऊर्जा, है ना, क्योंकि शरीर को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या कर लेते हैं फ्लोएम, ये अपने आप को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं। चौथा है, ये पदार्थ ऊपर से नीचे तथा पार्श्वीय भागों में बहते हैं, ठीक है। जो हमारा जाइलम था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जबकि ये क्या है, एकदम उसका अपोजिट है, ये ऊपर से नीचे की ओर जाता रहता है। वहीं ये दाएं बाएं भी चलता है, ठीक है, पेड़ों के। हाँ, तो ये इसकी गति होती है। अगला है कि ये पदार्थ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनते हैं। इसका जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। जब पेड़ों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तभी इनका निर्माण होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम एक और वीडियो अपने इन्हीं पर्सनों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इनको नोट कर लीजिए।